हेलो एवरीबॉडी, आज हम शुरू करेंगे बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। फर्दर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को हम कोकाई और बेसिलाई, कोकाई मीन्स सर्कुलर शेप और बेसिलाई मीन्स रॉड शेप। अब ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, कोकाई बेसिलाई के अलावा एक स्पायरल शेप भी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्पैरोकीट्स। और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं ये मैंने सब इस टेबल में लिख रखे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई का पहला बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस को हम कैसे देखेंगे कि ये स्टेफाइलोकोकस है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग में अगर हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखने को मिल जाता है तब फिर हम करते हैं कैटलिस्ट टेस्ट। अब कैटलिस्ट टेस्ट में क्या होता है, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे स्लाइड ले रखी है और ट्यूब ले रखी है। अब जो ये स्लाइड है इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले H2O2 की ड्रॉप डालते हैं। H2O2 बोले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब हम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ मिलाते हैं तो हमें या तो बबल देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब इसे अगर हम देखना चाहें तो बबल कब देखने को मिलेंगे, तो होता क्या है कि जब हम H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो अगर कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो कैटलेज एंजाइम क्या चेंज कर देगा, इसको वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो कैटलेज पॉजिटिव मतलब जहाँ पे एक कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी तो वहाँ बबल फॉर्मेशन होगा, और जहाँ बबल फॉर्मेशन नहीं होगा उसको हम क्या कह देते हैं, कैटलेज नेगेटिव। तो जो कैटलेज नेगेटिव हमारा यहाँ पे आया तो अब हम क्या करते हैं, कैटलेज पॉजिटिव जो होते हैं हमारे वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है हमारे वो कैटलेज नेगेटिव होते हैं, मतलब बबल फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद हम स्टेफ को फर्दर डिवाइड करते हैं कोगुलेज टेस्ट के बेसिस पे। अब कोगुलेज टेस्ट क्या होता है, जनरली आपने लैब्स में किया होगा, जो ब्लड ग्रुपिंग वाला टेस्ट होता है वो होता है कोगुलेज टेस्ट। अब ये कोगुलेज टेस्ट में क्या होता है कि या तो स्लाइड पे कर सकते हैं, ट्यूब में कर सकते हैं, जैसा कि हमने कैटलेज टेस्ट किया था। तो अब इस कोगुलेज टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा फाइब्रिनोजन है, अब जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन वो किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। और फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लॉट फॉर्मेशन कब होगा, जब कोगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। और कोगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इसको हमने बोल दिया कोगुलेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कोगुलेज टेस्ट। हमने देखा तो कोगुलेज टेस्ट पॉजिटिव मतलब जिसमें हमारे क्लॉट फॉर्मेशन हो गए वो होता है हमारा कौन सा, स्टेफ ऑरियस। और जिसमें हमारे ये कोगुलम फॉर्म नहीं हुआ उनको हम बोल देते हैं कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई किस चीज़ की, कि हम कैसे स्टेफ ऑरियस तक अप्रोच करेंगे। तो स्टेफ ऑरियस में अप्रोच करने से पहले हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या करा, कैटलेज टेस्ट जिससे हम स्टेफ स्ट्रेप्टो में डिफरेंशिएट करवाए। फिर हमने करा कोगुलेज टेस्ट जिसको हम स्टेफ ऑरियस को और अदर स्टेफ की ऑरियस स्पीशीज़ से हम डिफरेंशिएट कर पाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेफ ऑरियस। तो स्टेफ ऑरियस का नाम स्टेफ ऑरियस क्यों पड़ा, क्योंकि स्टेफ वर्ड का मतलब होता है, स्टेफ वर्ड का मतलब होता है कि अरेंज इन अ ग्रेप लाइक पैटर्न। ग्रेप का जैसा बंडल होता है, गुच्छा होता है वैसे। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये होता है स्टेफ, इसका मतलब होता है स्टेफ। तो ये जब हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को देखते हैं तो ये ऐसा कुछ तो नज़र आता है हमें किस पे, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड पे। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब ये देख पा रहे होंगे आप, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब ये स्टेफ ऑरियस के बारे में हमने क्या क्या देख लिया पहले ही, कि सबसे पहले तो ये क्या है, कैटलेज पॉजिटिव है, दूसरा कोगुलेज पॉजिटिव है। अब ये अरेंज किस में है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में अरेंज है। अब इनमें एक पिक्यूलियर कॉलोनीज़ का पैटर्न होता है, जैसे कि आपने एक ऑलपिन देखी होगी, जनरली बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं ऑलपिन। तो ऑलपिन का जो हेड होता है और एक उसका पॉइंट होता है, तो इसकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो
पिन हेड कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में डाल के देखेंगे। तो इसके बेसिकली हम 3 कल्चर मीडिया देखते हैं। एक होता है न्यूट्रिएंट अगार, एक होता है ब्लड अगार, एक होता है मैनिटोल सॉल्ट अगार। तो जो ये न्यूट्रिएंट अगार है ये क्या होता है, ये सिंपल अगार होता है। और जब हम इस सिंपल अगार न्यूट्रिएंट अगार में ब्लड डाल देते हैं तो इसको हम इनरिच्ड अगार बोल देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ब्लड अगार, ठीक है। और फिर एक सेलेक्टिव मीडियम होता है इसका। वैसे तो बहुत सारे सेलेक्टिव मीडियम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलेक्टिव मीडियम है स्टेफ ऑरियस के लिए वो होता है हमारा मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। अब इसकी अगर हम कॉलोनीज़ देखते हैं तो हमें कॉलोनीज़ में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी ये देख पा रहे हैं। तो ये सबसे पहला वाला जो है ये क्या है, न्यूट्रिएंट अगार है, ये ब्लड अगार है, और यहाँ पे जो आपको ये येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ये है मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। तो जैसा कि आप इन कॉलोनीज़ पे देख पा रहे हैं, इसमें कैसी आ रही हैं, गोल्डन येलो कॉलोनीज़ आती हैं। यहाँ पे आपको बीटा हीमोलाइसिस देखने को मिल जाता है, और जो हमारा मैनिटोल सॉल्ट अगार है उसमें आपको येलो कलर की यहाँ पे ये कॉलोनीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो दोबारा हम चलते कहाँ पे, यहाँ पे। तो न्यूट्रिएंट अगार में गोल्डन येलो कॉलोनीज़, ब्लड अगार में बीटा हीमोलाइसिस, और सेलेक्टिव मीडिया जो है हमारा मैनिटोल सॉल्ट अगार, इसमें येलो कलर की कॉलोनी। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे, विरुलेंस फैक्टर पे। अब विरुलेंस फैक्टर क्या होता है, अब क्योंकि स्टेफ ऑरियस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है बहुत सारे डिजीज़ में, ये हम आगे अभी क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे। तो ये क्यों इतना डेंजरस है, ये क्यों इतना घातक है, अगर हिंदी में बोले इसको तो घातक क्यों है ये इतना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विरुलेंस फैक्टर होते हैं। अब इसको हम एक स्मॉल स्टोरी से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एरिया में कोई भी एक पॉलिटिशियन है, कोई पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन है मान लो, तो वो एक तरीके का क्या है, उसमें गुंडा है। तो वो जहाँ भी घर में रहेगा, जो भी उसका मेंशन होगा उसके आसपास वो कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेज़र लेता है जिससे कि उस पर कोई अटैक न कर पाए, उस एमएलए पे या जो एमपी जो भी नेता है उस पर कोई अटैक न कर पाए। तो इस पे अटैक नहीं करे इसके लिए वो क्या करता है कि मान लो ये उसका घर है और ये उसके घर की बाउंड्री है, तो वो पहले तो उस बाउंड्री को क्या करेगा, थिक बनाएगा, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी अगर इसको अटैक करने के लिए आता है तो उसको अटैक ना कर पाए। तो ये क्या करा इसने, बाउंड्री को यहाँ पे कर लिया क्या, थिक। उसके बाद में क्या करते हैं कि अब इस बाउंड्री के ऊपर ये क्या करेगा कि यहाँ पे कटीले तार लगवा देगा। अब ये कटीले तार क्यों लगवाएगा, ताकि अगर मान लो कोई बाउंड्री क्रॉस कर भी दे तो उस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद उन कटीले तारों में फंस जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये क्या कर सकता है कि मान लो दीवार जो है ये, इसके अंदर से वो क्या करे, किसी एडहेसिव की कोटिंग करा दे, ठीक है। अब एडहेसिव की कोटिंग से क्या होगा कि मान लो ये तार से भी अगर वो निकल गया तो वो एडहेसिव की कोटिंग क्या कर लेगी, उसको ट्रैप कर लेगी। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर हम किस में देखते हैं, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है सेल वॉल एसोसिएटेड विरुलेंस फैक्टर्स। सेल वॉल एसोसिएटेड विरुलेंस फैक्टर में सबसे पहला क्या आता है, पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि वॉल को थिकन कर लिया। फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ टिकोइक एसिड। अब टिकोइक एसिड क्या होता है, जो ये कटीले तार मैंने आपको बताए थे कि जो एमएलए के घर की बाउंड्री के ऊपर होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, वो होता है टिकोइक एसिड। अब ये क्या करवाएगा, ये इनहिबिट करवाएगा ऑप्सोनाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, सेल सरफेस एडहेशन। तो सेल सरफेस एडहेशन क्या है, वो जो फेविकॉल जो अंदर साइड से ये जो आप ब्लू कलर का देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको कि अंदर से दीवार पे लगा लेगा। तो इसका काम क्या होता है, ये स्लाइड कोगुलेज जो अभी हमने पढ़ा था, कोगुलेज मतलब जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करा रहा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कहीं भी आप किसी भी पॉलिटिशियन के घर जाएं या किसी भी आप बड़े नेता के घर जाएं तो आप क्या देखेंगे कि बाहर वहाँ पे क्या गार्ड खड़े होते हैं। और गार्ड कैसे होते हैं, वो गन होती है उनके पास, तो वो गनर बोलते हैं उनको जनरली। तो वो गार्ड का काम क्या होता है कि कोई भी अगर बाहर से आ रहा है तो उसकी चेकिंग करना, फिर अंदर भेजना। अगर उसे पहले ही कोई शक होता है तो डायरेक्ट शूट एंड साइट के ऑर्डर होते हैं उसे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो सेल वॉल मतलब जो बैक्टीरिया में गार्ड है वो होता है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया की। तो ये क्या क्या करवाता है, ये एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, कीमोटैक्टिक, माइटोजेनिक और ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट कराने में काम करता है। और ये जनरली हमें हर केस में देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये 90 to 99% केसेस में देखने को मिलता है। इसका मतलब 1% केसेस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब
ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि कोई भी हमारे काम की चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो जब हमने देखा कि बैक्टीरिया में प्रोटीन ए जैसी कोई चीज़ है तो हमने क्या करा, उस प्रोटीन ए को बैक्टीरिया से बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, IgG एंटीबॉडी। अब इससे क्या होगा कि हम इसे एज अ मीडिएटर यूज़ कर सकते हैं, किस में, कोएग्लूटिनेशन रिएक्शन में। कोएग्लूटिनेशन रिएक्शन आपने इम्यूनिटी में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर। दूसरे फैक्टर जो हम देखेंगे वो होते हैं टॉक्सिन्स, और तीसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। टॉक्सिन्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला जो आता है वो होता है कोगुलेस, दूसरा है डीएनएस, तीसरा हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, और फिर बाकी अदर्स। अब कोगुलेज मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कराएगा। डीएनएस, जो डीएनए जो होता है प्रेजेंट, उस डीएनए को तोड़ने में जो काम आएगा वो होता है डीएनएस एंजाइम। ऐसे ही थर्मोन्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस को तोड़वाने में हेल्प करेगा, वो होता है थर्मोन्यूक्लियस। तो अब बात करते हैं हम टॉक्सिन्स की। तो जनरली जो हमें टॉक्सिन देखने को मिलते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हीमोलाइसिन। नाम से ही पता चल रहा है हीमोलाइसिन का काम क्या होता है कि जो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है उसको तोड़वाने का काम करेगा। अब ये कैसे तोड़वाता है कि जो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करा देता है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन है, ठीक है। अब ये 4 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। दूसरे टाइप के जो हमारे टॉक्सिन है वो होते हैं ल्यूकोसिडिन। तो पहला किसके लिए था, आरबीसी के लिए था, और दूसरे ये जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइड। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो हम इसी को बोल देते हैं क्या, हमारा पेंटोन वैलेटाइन टॉक्सिन। अब पेंटोन वैलेटाइन टॉक्सिन को ही हम क्या लिख सकते हैं, पीवी टॉक्सिन। तो अब ये जो पीवी टॉक्सिन है इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ल्यूकोसाइडल नेचर का होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। अब अगर इसके साथ हमारा यहाँ से गामा हीमोलाइसिन जो था ये जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी, अब क्योंकि ल्यूकोसाइडल एक प्रॉपर्टी तो पीवी टॉक्सिन की वजह से थी, अब हीमोलाइसिन की वजह से क्या आ जाती है, हीमोलाइटिक एक्टिविटी आ जाती है। तो इसको हम मिला के क्या बोल देते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं सिनर्जो हिम्नोट्रोपिक टॉक्सिन, ठीक है। अब चलते हम तीसरे टाइप के टॉक्सिन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मोलाइटिक ऑक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अब ये जो एपिडर्मोलाइटिक ऑक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है, ये जिसको हम ईटी टॉक्सिन कहते हैं, ये हमारा कराता है स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। अब ये क्या होता है कि जनरली जो हमारी स्किन होती है, अब इस केस में क्या होता है कि ये जो आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में कि जो हमारी स्किन है ये इरोड होने लग जाती है। तो ये स्किन जो है ये स्कार्लेड होने लगी, मतलब इरोड होने लगी, किस वजह से, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की वजह से, ठीक है। तो हमने अब तक कौन कौन से टॉक्सिन पढ़े, तो सबसे पहला था हमारा क्या, हीमोलाइसिन, दूसरा था ल्यूकोसिडिन, तीसरा हमने पढ़ा एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन या एपिडर्मोलाइटिक। अब ये जो स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम है, इसमें 2 प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ETA और दूसरा होता है ETB, मतलब एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ए और बी। अब जो ये ETA होता है ये हीट स्टेबल होता है और ETB जो होता है वो हीट लबाइल होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, चौथे टाइप की टॉक्सिन की, जिसको हम कहते हैं एंटेरोटॉक्सिन। तो नाम से ही पता चल रहा है एंटेरो मतलब क्या होता है कि GIT से रिलेटेड है, GIT सिम्टम आएंगे। तो ये क्या कराता है, ये हमारा कराता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग कराने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया करा सकते हैं फूड पॉइजनिंग को, पर एंटेरोटॉक्सिन जो कराएगा वो क्या कराएगा, स्टेफाइलो फूड पॉइजनिंग। अब स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत जल्दी होने वाली फूड पॉइजनिंग में से एक है। ये कुछ ही घंटों में डेवलप हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रीफॉर्म टॉक्सिन होता है इसमें। ये एंटेरोटॉक्सिन जो है वो प्रीफॉर्म टॉक्सिन है, तो ये बहुत जल्दी रैपिडली एक्ट करता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो किसी भी फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ओकेजनल डायरिया, डिहाइड्रेशन। इसमें फीवर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके जो सिम्टम होते हैं वो 8 से 10 घंटे में अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी सोर्स क्या होती है, स्ट्रीट फूड इज़ कॉमन सोर्स। स्ट्रीट फूड में क्या, जो चाइनीज़ वगैरह जो बनाते हैं, तो जो फूड हैंडलर्स हैं वो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते, मान लो हाथ में कट लगा है, कुछ लगा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा जो फूड आइटम जो आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगे, जिसमें से जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हुए, जैसे खासकर मेयोनीज़। अब मेयोनीज़ क्या होती है
मेयोनीज़ एक तरीके का प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेयोनीज़ हुई या प्रोसेस्ड मीट हुआ, ये हमारे क्या करवाएंगे, एंटेरोटॉक्सिन को डेवलप कराने में हेल्प करेंगे। अब ये जो एंटेरोटॉक्सिन होता है ये हीट स्टेबल होता है। हीट स्टेबल का मतलब क्या है कि कितनी भी हीट दे दो आप, कितनी भी कुक कर लो उसको, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दूसरा, अब जब इसको आप खा लोगे मेयोनीज़ वाली डिश या जो कोई प्रोसेस्ड मीट वाली डिश, तो ये क्या होगी, गैस्ट्रिक जूस से भी रेजिस्टेंट होता है, तो इसे गैस्ट्रिक जूस भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, पांचवें टॉक्सिन की, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन किस लिए यूज़ होता है, मतलब कि क्या करता है, तो ये हमारा करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, इसमें हमें फिर जो पेशेंट मिलेगा उससे फीवर होगा, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ इन बीपी, ठीक है। उसके बाद में हाइपरीमिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, डायरिया देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अब जो एंटेरोटॉक्सिन था इसमें फ़ीवर नहीं था, लेकिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में हमें फ़ीवर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, किस में देखने को मिलेगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो जनरली इसकी जो रिस्क फैक्टर होती है, जो वेजाइनल टैम्पून यूज़ करती हैं फीमेल्स, वेजाइनल टैम्पून मेंस्ट्रुएशन में यूज़ करते हैं। अब जो हाईली एब्जॉर्बेंट जो वेजाइनल टैम्पून होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लो ये वेजाइनल कैनाल थी हमारी, तो इसमें पहले से ही मान लो बैक्टीरिया हमारे क्या कॉलोनी थी, अभी हमने टैम्पून लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अंदर ही इन्वेड कर जाएगा और क्या कॉज कर देगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा क्या है, अब ये तो फीमेल की बात हो गई, अब मेल तो टैम्पून यूज़ करेंगे नहीं, तो मेल में कैसे हो सकता है कि मान लो कोई भी हमारा वाउंड हुआ, हमने क्या करा, उस वाउंड में पहले से वो है, हमने ढंग से स्टरलाइज ना करके गॉज लगा दिया ऐसे ही। अब ये गॉज हम लगा देंगे तो ये गॉज क्या करेगा, बिल्कुल वही काम करेगा जो अंदर टैम्पून कर रहा था, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने जो करी, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, और कि ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिल सकता है, स्टेफाइलोकोकल एब्सिस में देखने को मिल सकता है, या पोस्ट सर्जिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, टॉक्सिन्स की बात कर ली हमने, अब चलते हम आगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बता रखा है, स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, जनरली मेयोनीज़ की वजह से, या कुक्ड जो हमारे जो हैम सॉसेजेस या नॉन जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, ठीक है, क्रीम्स हुई, पडिंग्स हुई, ठीक है, जो फूड हैंडलर्स हैं उनके हाथ में मान लो कोई कट वगैरह लगा है, या बैक्टीरिया उन्होंने जो माउथ या नोज से डाल दिया फूड में, अब क्योंकि ये क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, तो इससे कुछ होगा नहीं, और ये क्या कॉज कर देगा, स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा इसको हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे, इस सिंगल पेज में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टेफ ऑरियस जो है वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई कैसे देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमें वॉयलेट। तो ये बाबा जो आपको दिख रहे होंगे, ये वॉयलेट ड्रेस पहने, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था ये कोगुलेस पॉजिटिव है, तो ये आपको जो खून की नदी नज़र आ रही होगी, ये क्या बता रही है कि इसमें क्या, ये जम गई है, ये कोगुलम बन गया है, तो ये कोगुलम क्या बता रहा है कि ये क्या हो गया है, कोगुलेस पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या, कैटलेस पॉजिटिव। अब कैटलेस मतलब कैट आ रही है, तो हमने क्या यूज़ करेंगे, कैट सिग्नल। अब जब भी हम कोई भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो जब भी कैट आएगी तो इसका मतलब क्या है कि कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैटलेस पॉजिटिव हो गया, कोगुलेस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया बाबा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट जो तुम्हारे आगार पढ़े थे, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट आगार पढ़ा था, फिर ब्लड आगार पढ़ा था। तो न्यूट्रिएंट आगार पे कैसी कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, गोल्डन येलो कॉलोनीज। देखो यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड कैसा है, गोल्डन येलो बैकग्राउंड है पूरा, तो ये क्या बता रहा है, न्यूट्रिएंट आगार पे गोल्डन येलो कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था कि हमें ब्लड आगार पे कैसी कॉलोनीज देखने को मिलती है, तो बीटा हीमोलाइटिक। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये बल्ब टाइप स्ट्रक्चर जो है, ये क्या दिखा रहा है, रेड कलर का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ब्लड आगार है, और इस पर कैसी कॉलोनीज, देखो बीटा बना हुआ है इसमें, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये क्या है, बीटा हीमोलाइसिस है। उसके बाद हमने देखा था सेलेक्टिव मीडिया, जो बेस्ट सेलेक्टिव मीडिया था वो क्या था, मैनिटॉल सॉल्ट आगार। तो मैनिटॉल सॉल्ट आगार जो था वो क्या था, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे भाई साहब, ये मैन इन टॉल मैन है, और ये कैसे ड्रेस पहने हैं, येलो कलर कॉलोनीज। तो मैनिटॉल आगार पे कैसी कॉलोनीज आती है, येलो कलर की कॉलोनीज आती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में फिर हमने क्या पढ़ा था,
कि विरुलेंस फैक्टर। तो सबसे पहले हमने जो विरुलेंस फैक्टर पढ़े थे वो क्या थे, सेल वॉल एसोसिएशन, पेप्टिडोग्लाइकन थिकनेस और प्रोटीन है। तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन है। तो वो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्रोटीन है। प्रोटीन ए के ऊपर ये क्या, आईजीजी एंटीबॉडी लगा रखी है। तो ये एज अ मीडिएटर काम करेगा किसमें, जो कोएग्लूटिनेशन होगा, अभी पढ़ा था पीछे, कोएग्लूटिनेशन में मीडिएटर की तरह काम कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, टॉक्सिन्स देखे। तो टॉक्सिन्स में हमने क्या देखे, सबसे पहला हमने जो देखा था वो क्या था, हीमोलाइसिन, फिर था ल्यूकोलाइसिन। उसके बाद में फिर हमने, जिसको हम पीवी टॉक्सिन भी कह रहे थे, उसके बाद फिर हमने एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन देखा था। तो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन में क्या हो रहा था, स्किन स्कार्लेट सिंड्रोम, जिसमें स्किन निकल रही। तो ये भाई साहब आपको दिख रहे होंगे, ये कैसे है, देखो रेड रेड हो रखा है ऊपर पूरे में, मतलब स्किन स्कार्लेट हो रखा है। तो ये क्या बताएंगे कि स्किन स्कार्लेट सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या था, रैपिडली एक्टिंग हमारा टॉक्सिन था। तो वो कैसे बताएगा, तो ये कैमल आप देख पा रहे होंगे, ये देखो रन कर रहा है एकदम, ये रैपिडली भाग रहा है, ठीक है। तो ये बताएगा हमें कि रैपिडली एक्टिंग होता है टॉक्सिन। दूसरा किसकी वजह से होता था, मेयोनीज़ और प्रोसेस्ड मीट की वजह से। तो देखो यहाँ मेयोनीज़ लटकी हुई है या मीट लटका हुआ है, तो ये क्या बताएगा कि मेयोनीज़ है और प्रोसेस्ड मीट है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि ये मैडम जो इस पर बैठी हैं वो क्या है, अपना ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी वॉमिट करने वाली हैं। और वॉमिट क्या करने वाली है, तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या, नोजिया, वॉमिटिंग, ओकेजनल डायरिया, ये क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो टॉक्सिन जो था उसको हम सुपर एंटीजन भी कहते हैं। तो वो सुपर एंटीजन, जैसे सुपरमैन पीछे अपने जो एक पर्दा टाइप से जो पहनता था, जो सुपरमैन की जो ड्रेस होती थी वो देखी होगी आपने, रेड कलर का ऐसा। तो ये सुपर एंटीजन क्या बताएगा कि क्या टॉक्सिन होता है इसका, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी आज हमने इतना पढ़ा, इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, बाय।